नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की राजनीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब से देश स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर के अब तक वर्तमान में जितना भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में चर्चा करें। ये कहा गया है कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, जब देश की जनता से सरोकार रखती है तो निश्चित रूप से उसकी सरकार बनती है। अब जब देश स्वतंत्र हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बराबर देश की जनता से संपर्क में रहे। एक बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बने। चांस था नहीं रहे तो इसके बाद आगे के टर्म के बारे में नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो जीवित रहते तो चौथा टर्म भी बनते। इसके बाद देखिए गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने भी देश की जनता के सरोकार रखा, देश की जनता के लिए उन्होंने काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना बनाई और देश को विकास के लेकर के धरातल पर उतारा। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, गुलजारी लाल नंदा ने उसको आगे बढ़ाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने भी देश की जनता से सरोकार रखा। हर किसानों पर उन्होंने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, और बने। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने भी देश की जनता के लिए भरसक प्रयास किया और एक हरित क्रांति ला करके खड़ी कर दी। फिर इसके बाद मोरारजी देसाई आए, मोरारजी देसाई ने भी किया। वहाँ तक किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था क्योंकि विपक्ष विशेष रूप से मजबूत नहीं था। जब मोरारजी के बाद दोबारा फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो उस समय वो अपनी काम की शैली में थोड़ा सा परिवर्तन किया और जो नसबंदी वाला काम चला, जोरों पर पकड़ा, उससे उसको लेकर के देश की जनता में एक आक्रोश फैला और उनसे दूरियां बनी। क्योंकि दूरियां बनने के कारण था, जबरदस्ती नसबंदी होना शुरू हुआ था तो निश्चित रूप से पब्लिक से दूरियां बनी और उस समय जेपी अपनी अगुवाई में विरोध कर ही रहे थे और अंत में इंदिरा गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जब हार का सामना करना पड़ा तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और ये बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए और फिर इंदिरा गांधी बने। इंदिरा गांधी के मर्डर होने के बाद फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने भी जनता के संपर्क में रहा, बराबर मिलते रहे लोगों से, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया। एक विद्यालय में जब वो कार्यक्रम में गए हुए थे तो एक टीचर से पूछा, भाई आपकी सैलरी कितनी है? तो उन्होंने बताया साहब 300 साढ़े 300 रुपये है। उसको लेकर के वो काफ़ी प्रभावित हुए और उसी समय वेतन में जो है बढ़ोतरी हर विभाग में लगभग हर कर्मचारी के साथ उन्होंने किया। उनकी एक सोच थी, दूरदर्शी थी। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति, एक जो जनसंचार केंद्र ला गया, वो एक क्रांति का रूप ले लिया। आज गांव का हर बच्चा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या जितनी भी टेक्नोलॉजी कह लीजिए, शायद राजीव गांधी न लाए होते तो आज ये सब चीज़ नहीं सीख रहे होते। क्या राजीव गांधी के जो है ऊपर बेफोर्स दलाली का जो है वो लगा आरोप। ऐसे बेफोर्स दलाली का आरोप लगाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी भी जो रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी रहे और जनता को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विश्वास दिलाया कि बेफोर्स दलाली हुई है और ये जो अगर आप हमें जिताते हैं तो निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हम जो बेफोर्स घोटाला हुआ है उसकी फाइल लोकसभा के अंदर पटल पर रखेंगे। चुनाव हुआ, राजीव गांधी की हार हुई। हार होने के बाद वो चाहते तो सरकार बना सकते थे, लेकिन बेफोर्स दलाली का जो आरोप लगा था उन्होंने सिद्ध करने का मन बनाया था। चला 15 दिन तो छोड़ दीजिए, पूरा लगभग 11 महीने तक सरकार चली
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और वो फाइल को गायब कर दें, और करने के बाद करें। अब उनके पास सूझ नहीं रहा था, हम करें तो क्या करें, दलाली थी भी कि नहीं थी, क्योंकि उसमें तो आया नहीं, उन्होंने लोकसभा के पटल में रखा नहीं, लेकिन आरोप तो तय था। अंततोगत्वा 11 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई जब उन्होंने मंडल का मंडल 27% ओबीसी का आरक्षण दिया। उसी समय भारतीय जनता पार्टी सभी जो विश्व हिंदू परिषद से मिलकर के जो है राम जन्मभूमि का मुद्दा उछाला और हिंदू धर्म का एक नारा दिया और तरह तरह के आरोप लगाए। इसके बावजूद भी 1991 में जब इनकी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, चंद्रशेखर भी बीच में है राजीव गांधी के सहारे से, लेकिन इसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव आए, अन्य भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिला। इससे कारण है कि जो जनता की बात करेगा तो निश्चित रूप से उसमें उनको फायदा मिलेगा। अब पीवी नरसिम्हा राव के बाद एचडी देवगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल भी है, और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कभी भी कांग्रेस की बुराई नहीं की है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं काम किया, उनको बदनाम किया, ऐसा भी नहीं रहा। उन्होंने जनता से ही अपील किया कि एक बार हमको बनाइए, हमको भी सरकार में लाइए, हम भी सरकार चलाएं, और कांग्रेस से बेहतर काम ना करें तो जनता के हाथ में सत्ता परिवर्तन कर देगी 5 साल बाद। खैर, उन्होंने भी 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन के, एक बार 13 महीने के अपील, लगभग उन्होंने पूरा कार्यकाल किया तीसरे टर्म में। अब उन्होंने भी जब वादा किया कि हम कांग्रेस से बेहतर कार्य करेंगे, तो शायद है कि ये कि नहीं कि जनता ने इसका जवाब दिया और 2004 में फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। उस समय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह कोई जनता से संपर्क नहीं था, जनता से संपर्क सोनिया गांधी अन्य नेता थे, बराबर मिलने जुलना रहा। और 2004 के बाद 2009 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और देश के जनता के लिए उन्होंने कार्य किया, किसानों के लिए कर्ज माफ किया, रोजगार भी किया, लेकिन जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुद्दे रहे आए। और 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, यूपीए सरकार बनती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। मनमोहन सिंह जब दूसरा टर्म में लेते हैं तो 2011-12 में फिर वही एक मुद्दा आ गया कि लोकपाल बिल, अन्ना हजारे आ गए। अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए अनशन किया। वो अनशन इतना बड़ा चला कि पूरा जन आंदोलन में खड़ा हो गया और उस आंदोलन से केजरीवाल भी निकले और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका खूब फायदा उठाया और 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी सपना दिखाया कि कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं धन लाऊंगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और लगभग हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। जनता ने विश्वास किया और इनको बहुमत की नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 300+ सीटें रही। इसके बावजूद भी ना तो आज तक जनता का पैसा यानी जनता के खाते में पैसा आया। 2014 के बाद विश्वास जरूर हुआ, जिस हिसाब से जनधन खाता योजना, जनधन खाता खुलने के बाद ये लगा कि हो सकता पैसा अब आए तब आए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। 14 बीता, 15 बीता, 16 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, नोटबंदी का ऐलान कर दिया। नोटबंदी से ये होगा कि चलिए कुछ आतंकवादी खत्म हो गए और जो विपक्षी पार्टियों के पास सपा के, बसपा के, कांग्रेस के या अन्य जो पार्टियां हैं, इनके पास जो काला धन बोरों में भरा रखा है, ये मान करके वर्तमान सरकार और जनता में बैठी हुई थी तो ये बाहर आएगा, इसीलिए नोटबंदी की गई। 500 के नोट उस समय जो चल रहे थे, 1000 के नोट बंद कर दिए गए, लेकिन जितना पैसा था उतना उससे ज़्यादा ही पैसा वहाँ पे जमा हो गया
किसी के पास काला धन आज तक नहीं निकल पाया कि कहाँ गया, काला धन गया कहाँ, लेकिन लाइन में लोग जरूर परेशान हुए। फिर भी जनता ने चलिए ठीक है एक अपना कार्य किया और जीएसटी भी लगा दी, जनता पर भार पड़ा। उसी समय 2019 के चुनाव के समय पहले पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे 41 जवान शहीद हुए थे। उसका फायदा राजनीतिकरण में हुआ, सबने देखा, सबने किया और जनता के सरोकार भूल गए और उन जो जवान शहीद हुए थे उन पर वोट मांगा गया और जनता ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार यानी 350 सीटें देकर के उनको मौका दिया। अब दूसरे टर्म काल में 2019 के बाद जैसे आए 350 मिल गए, सरकार को लगा, मोदी जी को लगा कि अब जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है। अब हम एक एक करके जितना जो भी विरोध करता था, चाहे कोई भी संगठन हो, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक नेता हो, जिसने भी विरोध किया या इस वर्तमान सरकार की जो है विरोध क्या कह लीजिए उनकी कमियों को गिनाया, तो उन्होंने उस पर मुकदमा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सभी को जानकारी में है, मुख्यमंत्रियों को भी जेल में अंदर डाला गया, सांसदों को भी अंदर में जेल में डाला गया। और जब राहुल गांधी ने संसद में अडानी के बारे में पूछ लिया गया, तब पुराना केस खोल करके और उनकी मुकदमा दायर किया गया और लोकसभा सीट उनकी जो है उससे वंचित किया गया। उनका तत्कालीन जो जिस बंगले में रहते थे वो भी खाली कराया गया और आनंद फानंद में सब चीज़ जैसे कि सब कुछ हासिल हो गया। बहुत बड़ा आरोप लगा। इसी भी नेशनल हेराल्ड में भी उनको घेरने की प्रयास किया गया और लगभग 50 घंटे तक पूछताछ हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप लगा, टीजी 2G 3G के घोटाले के आरोप जो लगे हुए थे और नेशनल हेराल्ड के जो केस लगे थे, आरोप लगे थे, उनमें आज तक जांच में 10 साल पूरे हो गए हैं, कुछ नहीं निकला कि नहीं निकला ये सरकार तो बता सकती है या जांच एजेंसियां बतला सकती है, लेकिन जिस मुद्दे पर जनता ने इनको साथ दिया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं है। और यही कारण है कि वर्तमान सरकार जो तीसरे टर्म की अब गड़बड़ा भी रही है कि करे तो क्या करे, क्योंकि पूर्ण बहुमत में भी नहीं है इस बार। और इसके बाद राहुल गांधी ने निर्णय लिया भारत जोड़ो यात्रा। जब पहला टर्म भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, लोगों से मिलना, जब उनके साथ जन सैलाब उमड़ा, लगा कि नहीं कोई भी नेता अब देश की जनता के सरोकार से जुड़ा। नतीजा यह हुआ, धीरे धीरे करके हजारों में, लाखों में उनके साथ जनता चली और लगभग 4000 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की, जो एक ये ऐतिहासिक यात्रा है। गांधी जी या तो पद यात्रा किया करते थे, या तो फिर इस समय राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की, एक बेमिसाल है। इसके बाद दूसरी जो टर्म योजना है, जो टर्म भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और जनता से मिले, जनता के परेशानियों के रूबरू हुए। अब फिर उन्होंने कहा नहीं, जब तक हमारे देश के जितने भी वंचित लोग हैं उनको भागीदारी नहीं दी जाएगी, देश का विकास नहीं हो सकता है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। यही कारण है उन्होंने आदिवासी, SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जितने भी सबल हैं, सबकी जाति जनगणना का निर्णय लिया, जिससे कि पूरा एक खाका आ जाएगा कि कितने सामान्य वर्ग हैं, कितने पिछड़े वर्ग हैं, कितने अति पिछड़े वर्ग हैं, कितने अनुसूचित जाति के, कितने अनुसूचित जनजाति के और कितने आदिवासी हैं। इससे एक आंकड़ा लगेगा कि हमारे देश में कुल कितने हैं। उसी हिसाब से राजनीतिक में उनकी भागीदारी तय की जाएगी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी तय की जाएगी। यह उद्देश्य है। राहुल गांधी अब निकल पड़े हैं और निश्चित रूप से ये करने के लिए उन्होंने सोचा है, तो जनता भी उनके साथ बोली है, लेकिन फिर भी उनको अभी बहुत कुछ करना है और सरकार को भी
उनसे भी बच कर के रहने की ज़रूरत है। जैसा कि 15 अगस्त में जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ किया गया, ये कोई नहीं कहेगा कि सत्य है। 5वीं लाइन में बैठा करके और ये कहा गया कि नहीं, सीट नहीं थी, खिलाड़ियों के लिए था, तो अगली पंक्ति में जितने भी थे आपके सांसद बैठे हुए थे, मंत्री बैठे थे, उनको भी जगह मिल सकती थी। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे में कोई भाव नहीं रहा, वैसे ही बैठे रहे और उनके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ बैठाता है, नहीं बैठाता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। वे अपने मिशन पर निकल पड़े हैं और लगता है कि देश को वास्तव में बहुत दिनों बाद एक दूसरा गांधी मिल गया है। 15 अगस्त के ही दिन जैसे ही वो पहुँचे महाराष्ट्र और उनके साथ जितनी भीड़ उमड़ पड़ी कि किसी से छिपा नहीं है, और शायद इसी कारण है कि चुनाव आयोग ने भी जो चुनाव कराने का निर्णय लिया अगले दिन, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ दिया। क्यों? वो समझ गए कि महाराष्ट्र में इस समय माहौल ठीक नहीं है, इस समय चुनाव कराना ठीक नहीं है, या घबरा गए कि नहीं, इस समय राहुल गांधी का जो जिस हिसाब से उसकी भीड़ जुटती है उनकी रैली में, उनकी सभा में, तो अब उनका काट सरकार के पास शायद जल्दी मिल नहीं रहा है। और विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो भी राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। लेकिन फिर हम लास्ट में यही कहेंगे, जिसने भी जनता की बात की, जनता से सरोकार किया, तो जनता उसके साथ बोली। जिसने भी जनता से दूरियां बनाई, उसकी सरकार भी उतनी ही दूरी हो गई, वो खो गई, कहीं पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलता है कि कब कहाँ पर कौन सी सरकार थी भी कि नहीं थी। नरेंद्र मोदी के बाद ये जो अगर बीच में कहीं सरकार गिरती है तो बीजेपी कहाँ जाएगी, इसका खुद उनको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी को, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, अपनी ही पार्टी को कितना कमज़ोर किया है, ये उनको अपने आप से आकलन करना चाहिए। पार्टी के भी लोगों को अपने आप से आकलन करना चाहिए, हम कितने मजबूत हैं, कहाँ पर खड़े हैं, और इस पर विचार होगा, विचार करके करेंगे। क्योंकि जितना हमारा स्तंभ मजबूत होंगे, जितने पिलर खड़े होंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे, उतनी हम टिकाऊ बिल्डिंग करेंगे, उतने टिकाऊ राजनीति करेंगे। क्योंकि कमज़ोर पिलर रखेंगे तो हमारी चाहे बिल्डिंग हो, चाहे सरकार हो, सब धराशायी हो जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।